के प्रत्याशियों की सूची। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। सूची में 5 महिलाएं भी शामिल। भाजपा से बाहर करने के बाद हरक सिंह रावत को नहीं मिला दूसरा ठौर। बहु अनुकृति गोसाई का भी विरोध शुरू। हरदा को मनाने के बाद कुछ शर्तों पर कांग्रेस में किए जा सकते हैं शामिल। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल। आज होगी घोषणा। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी हो सकता है शामिल। भाजपा उम्मीदवार घोषित होते ही दिखा जश्न का माहौल। खूब बजे ढोल नगाड़े, बटी मिठाइयां। उत्तराखंड में आज कोरोना के 4,818 नए मरीज और 4 की मौत। सक्रिय मामले पर हुए 24,000 के पार। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में मौसम खराब। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी। बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस में विरोध के बीच हरक सिंह रावत का आज फैसला होगा। 5 दिनों से कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस की सीईसी की बैठक से पहले लिया जा सकता है निर्णय। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी हरक सिंह रावत को चुनाव में प्रचार के लिए उतार सकती है, जबकि हरक की बहू को दिया जा सकता है टिकट। और कांग्रेस में विरोध के बीच हरक का आज फैसला होगा। 5 दिनों में कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं 5 दिनों से हरक सिंह रावत। तो अब तक हरक सिंह रावत को दूसरा ठौर नसीब नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी से निष्कासन के बाद बीजेपी की ओर से निष्कासन किया गया है और अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाने के लिए 5 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस में विरोध के बीच हरक का आज फैसला होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 5 दिनों से कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं हरक। कहा यह भी जा रहा है कि हरक को कांग्रेस प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है, तो वहीं उनकी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट भी दिया जा सकता है। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 दिनों से कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं हरक सिंह रावत। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक से पहले लिया जा सकता है निर्णय। तो कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो सीईसी की बैठक के बाद निर्णय लिया जा सकता है। और हमारे साथ में दानिश अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दानिश, हरक सिंह रावत को पार्टी निष्कासित कर चुकी है बीजेपी, लेकिन अब तक कांग्रेस में भी कोई ठौर नसीब नहीं हुआ। क्या लगता है आज जो फैसला आएगा वो हरक को थोड़ी राहत पहुंचाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि जो हरक सिंह रावत है उनको बीजेपी ने 6 साल में निष्कासित किया। उसके बाद लगातार जो वो कांग्रेस में जाने के लिए कवायद लगा रहे थे। सोनिया गांधी से जो उनकी मुलाकात जो शुरू में हुई थी, उसके बाद वो लगातार कांग्रेस में जाने की कवायद लगा रहे हैं। और उसके बाद जो सोनिया गांधी है वो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। लेकिन आज जो है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, सामने आ रही है, तो उसमें लग रहा है कि आज हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं फैसला ले सकती है कि उनको पार्टी में लिया जाए या नहीं लिया जाए। उसको लेकर के जो कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की आज जो बैठक होनी है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा होनी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक में हरक सिंह रावत पर भी चर्चा हो सकती है। और हरक सिंह रावत को पार्टी में लेने के लिए भी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस विचार कर सकती है। हालांकि उनके टिकट को लेकर जो सामने खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको प्रचार में मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। उसके बाद जो है हरक सिंह रावत अपने जो पुत्रवधू है अनुकृति गोसाई, उसको जो कांग्रेस टिकट देने के मूड बना सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन दानिश, जो हम देख रहे हैं वो लगातार ये कि हरीश रावत को समस्या ज्यादा है हरक सिंह रावत के पार्टी में आने के। तो क्या लगता है ये जो परेशानी थी, जो इतने लंबे समय तक 5 दिनों तक ये विचार विमर्श चलता है, ये हरीश रावत को मनाने की जो प्रक्रिया है, क्या वो चल रही है? कांग्रेस में शुरू से ही गुटबाजी देखने को मिली है। एक प्रीतम गुट है और एक हरीश रावत गुट, तो ये देखने को मिलती है। लेकिन जो पार्टी लगातार कहती चली आई कि कांग्रेस में कोई भी गुट नहीं है, उसी पर जो हरीश रावत है, हरक सिंह रावत को लेकर कहीं ना कहीं संशय जता रहे थे कि पार्टी में नहीं लिया जाए। और जो अन्य जो उनके साथी हैं, उनके गुट में जो शामिल लोग हैं, वो भी जैसे कि केदारनाथ विधायक जो मनोज रावत हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। जो सन 2016 में पार्टी को उन्होंने एक दुख दिया था, एक
जो सरकार तोड़ने का काम किया था उसको देखते हुए पार्टी को उन पर विचार करना चाहिए और नहीं उनको पार्टी में लेना चाहिए। तो उस तरह से जो गुटबाजी की अगर बात करें तो हरीश रावत लगातार जो है मना कर रहे थे, पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए लगातार। वो हालांकि शुरू में अगर देखा जाए तो वो उनकी मुलाकात भी हरक सिंह रावत से हुई। हरक सिंह रावत ने भी उनसे माफी भी मांगी, उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने की, उन्होंने उनको अपना बड़े भाई बताते हुए माफी मांगी। तो कहीं ना कहीं जो उसके बाद जो हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने के बाद ये जो लगातार हरीश रावत की नाराजगी सामने आ रही थी कि उनको पार्टी में न लिया जाए, कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको मना लिया हो, ये सूत्रों से खबर आ रही है और आज शाम तक उस पर कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5 दिनों से हरक इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठिकाना हरक को नहीं मिला है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी आज फैसला ले सकती है। विरोध के बीच हरक का आज फैसला होगा और सीसी की बैठक के बाद में ये निर्णय सामने आ सकता है। 5 दिनों से कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं हरक सिंह रावत, बीजेपी की ओर से निष्कासित किए गए हैं और आज उनको लेकर फैसला हो सकता है। देहरादून से बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 आज से उत्तराखंड में होगी नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। नामांकन के लिए प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारी। आज से प्रत्याशी कर सकेंगे अपना नामांकन और 28 जनवरी तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। तो 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और 29 जनवरी तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम ले सकते हैं वापस। 10 फरवरी को होना है उत्तराखंड में चुनाव। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 10 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होना है और अब नामांकन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 29 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। तो यह बड़ी जानकारी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है और 10 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होना है, जिसको लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां आज से होगी नामांकन की प्रक्रिया शुरू। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 11 विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नामांकन कलेक्ट्रेट में होंगे और सुबह 11 से 3 बजे तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। कोविड गाइडलाइंस का रखना होगा विशेष ध्यान। 21 जनवरी से 28 जनवरी तक नामांकन की तिथि निर्धारित है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 11 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नामांकन कलेक्ट्रेट में होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कोविड गाइडलाइंस का रखा जाएगा विशेष ध्यान। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोविड गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा और 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 4,818 नए मामले। राज्य में 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। 3,422 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,255 हो गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,601 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 4,818 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,255 है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,601 नए मामले सामने आए हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ने किस कदर रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4,818 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है।
और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने पर उधम सिंह नगर के बाजपुर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक खुशी में चुनाव आचार संहिता और कोरोना नियमों को भूल गए और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजपुर बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने समर्थकों ने बड़ी संख्या में बिना अनुमति की रैली में नगर में मुख्य चौक पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया, जहां सभी नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। राजेश कुमार ने समर्थकों ने बिना अनुमति के जुलूस भी निकाला है। भगत सिंह चौक पर वाहनों की लंबी लाइन भी जिसके चलते लग गई। निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत दिनांक 22 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पद यात्रा, फिजिकल कोई भी प्रोसेसन है वो नहीं किया जाएगा। उसमें यदि उसका कोई वायलेशन करता है तो उसमें तत्काल जो है जैसे मामला संज्ञान में आएगा वो तत्काल उसमें नोटिस दी जाएगी और तत्पश्चात जो भी उसमें उनका रिप्लाई होगा कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनावों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं और उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है और दिन रात बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध उत्तराखंड में प्रवेश न करे। हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत मंगलौर के नारसन बॉर्डर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने एसएसपी हरिद्वार से की है बातचीत। उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया। आज हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ एसएसपी हरिद्वार आए हैं और जांच कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। हम बात करेंगे एसएसपी हरिद्वार से। सर, आज आप नारसन बॉर्डर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसके यहाँ? जैसा कि आप जानते हैं जो विधानसभा चुनाव है इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं जैसे पैसा है या अवैध शराब है, इनका आवागमन काफ़ी बढ़ जाता है। तो इनकी प्रभावी चेकिंग हो, इसकी व्यवस्था हमने की हुई है। सबके बॉर्डर हैं जो जनपदी और अन्य राज्य के जो बॉर्डर हैं हम चेकिंग करवा रहे हैं और वही चेकिंग को देखने के लिए ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है, पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था है। आज मेरे द्वारा यहाँ पर विजिट किया और ये व्यवस्था पूरे चुनाव तक जारी है। तो जो चुनाव का माहौल है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाई जा रही है। चुनाव में काफ़ी एक्स्ट्रा फोर्स की हमने मांग की है। करीब 5 कंपनी हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स हैं ऑलरेडी आ चुकी है और जैसे जैसे समय आगे बीतेगा हमारे को और फोर्स ये था हमारे साथ ये कहना था कि ये बॉर्डर पर आए हैं और जाँच कर रहे हैं कि कोई आपराधिक तत्व उत्तराखंड में प्रवेश न करे और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराया जा सके। लेकिन उसके लिए अपील है मंगलौर। पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद और उसके बाद संतों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर अब निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म संसद अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है जिसमें धर्म, समाज और देश हित वाले संतों का होना आवश्यक है। जल्द ही वे वरिष्ठ संतों के साथ बैठक पर उक्त मामले पर कोई निर्णय लेंगे। हरिद्वार स्थित दक्षिण काली मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से ऐसे व्यक्ति नेता का चुनाव करने की सलाह दी कि जिस नेता में देश, धर्म और समाज के हित के लिए कार्य करने का जज्बा हो। उन्होंने कहा कि गत दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद और उसके बाद संतों पर हुए मुकदमे और गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री से वार्ता कर बैठक कर जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। तीनों के प्रति केवल एक धर्म मात्र नहीं, हालांकि धर्म संसद जो धर्माचार्य हैं उनकी जो सामूहिक गोष्ठी हो उसे धर्म संसद कहते हैं। तो धर्म संसद से देश को और समाज को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म संसद में जो राष्ट्र हितैषी लोग हैं, धर्म हितैषी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, ऐसे धर्माचार्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है और आज नहीं अनादिकाल से धर्म संसद होता आ रहा है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट गुरुवार को जारी कर उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहली लिस्ट की घोषणा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो खटीमा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए इस बार प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज
करने की बात कही। प्रदेश स्तर से संगठन द्वारा दावेदारों के जो नाम भेजे गए थे, बुधवार को दिल्ली में पार्टी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन पर चर्चा के बाद ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री अजय दिल्ली में डटे हुए थे। आज हम 59 सीटों का डिक्लेयर कर रहे हैं। नाम हमारा महामंत्री पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इस 59 में 5 वुमन है, लेडीज 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो 59 टोटल आउट ऑफ 70 वी आर डिक्लेयरिंग टुडे 50 नाम पढ़ेंगे। उसमें मैं बताता हूं, उसमें बनिया है 13, ब्राह्मण है 15 और बनिया 3, ब्राह्मण 15। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जितने नाम गए थे, उन नामों में से आज 59 विधानसभाओं में एक एक नाम का ऐलान किया है, एक एक नाम का चयन किया है। और जिन प्रत्याशियों को, जिनको भी अभी चुनाव के लिए अधिकृत किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग जो वंचित रह गए हैं, वो भी हमारे एक से एक योग्य हैं। चूँकि एक ही व्यक्ति का एक विधानसभा से चयन होना था, इसलिए एक चयन हुआ है। बाकी लोग, सभी लोगों से ये है कि वो सभी लोग चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी का सहयोग करेंगे और पार्टी संगठन निश्चित रूप से सभी के बारे में विचार करेगा आगे। बतौर मुख्यमंत्री आपका पहला चुनाव है खटीमा से, कैसे देखते हैं सर? क्या देखिए, मैंने क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसी बातें आई थी कि मुझे कहीं और से चुनाव लड़ना है, कोई कहीं से अलग अलग जगह से बातें उठी थी। लेकिन मैंने तय किया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरा एक तरह से कर्मभूमि है। बचपन से मैं, जब से बड़ा हुआ, मैं खटीमा में रहा हूँ। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची में 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और जिनमें से 5 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे और उनके नाम पर मोहर लग गई। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक का। आपका ही मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में पुरोला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे दुर्गेश लाल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दुर्गेश लाल ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला व अनिल गोयल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान नरेश बंसल ने बताया कि पिछले चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर दुर्गेश लाल ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और अच्छा प्रदर्शन किया। दुर्गेश लाल का पुरोला क्षेत्र में अच्छा जनाधार है और आज बिना शर्त पार्टी में पुनः वापसी की है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम मीडिया परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके समक्ष मैं इस लायक बैठा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सुशोभित मंच पे मैं विराजमान हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। देखिए, मैं 2017 में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेस नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने पूरी निष्ठा के साथ मैंने काम किया। मैं एक संघ परिवार का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां बनी। मैं क्षेत्र हित के लिए मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया तो मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में मैंने जब वहाँ की रीति नीति देखी तो वहाँ तो भाई वहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति है, बिना लेने देने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जब कुछ काम होता है, एक के नारे लगाओ, पार्टी के नारे लगाने चाहिए लेकिन व्यक्ति विशेष के नारे लगते हैं। दुर्गेश लाल जी पिछले चुनाव को लड़े थे, बहुत अच्छे वक्त उनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिले थे। एक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान की उनकी वहां पर संघर्षशील नौजवान की एक छवि है और वो पार्टी में आए हैं तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके वह भी अपना राजनीति में ठीक से योगदान दे पाएंगे और हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग विधानसभा से सिटिंग विधायक भरत सिंह चौधरी पर दांव खेला है। उन्हें टिकट मिलने के बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चौधरी को टिकट मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित ही भाजपा इस सीट से जीत तय करेगी। देखिए, मैं बहुत आभारी हूं अपने पार्टी नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी का, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उन तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने फिर से मुझे टिकट दिलाने में अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को फिर से हासिल कर पाऊंगा। उत्तराखंड में भाजपा ने आज 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 59 विधानसभा सीटों पर 5 महिलाएं, 10 ब्राह्मण और अन्य समीकरण के साथ प्रत्याशी उतारे हैं और उत्तराखंड में 10 मौजूदा सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। तो वहीं पार्टी के टिकट घोषणा करने के बाद प्रत्याशियों ने केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और भाजपा को रीति और नीतियों के आगे बढ़ाने की बात कही है। अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने अनुशासित संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ पर नहीं, मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर, मसूरी विधानसभा की जनता पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस विश्वास के साथ मेरी पार्टी ने मुझे एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने क्षेत्र की जनता के दम पर, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए एक बार फिर जो 60+ युवा नेतृत्व का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। सब कार्यकर्ताओं ने, जनता ने कपूर साहब का साथ दिया और कपूर साहब के भी इतने अधिक अपने क्षेत्र में कार्य करे हुए थे और आगे भी जो उनका योजना थी तो हम सब उसको और आगे बढ़ाएंगे और उनके आगे कार्य को भी और भी आगे लाने का कोशिश करेंगे। तो मैं अपने हाईकमान का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पास चौथी बार इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से
मैं किस रूप में उनका धन्यवाद करूं कि जिन्होंने मुझे 3 बार लगातार विधायक का प्रत्याशी बनाया और इस बार अध्यक्ष विधानसभा बनाया, और जिस प्रकार से घोषणा करते हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमारे माननीय स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा जो सरल और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम टिकट दे रहे हैं, तो यही मेरी संपत्ति है। यदि माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है तो मेरी बहुत बड़ी ये उपलब्धि कह सकता हूँ। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप बन रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का